एक्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्र को लेके बात करो तो महाराष्ट्र हैज टू एक्ट, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एंड महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट, मतलब कॉर्पोरेशन और काउंसिल का अलग अलग। सो राजस्थान इज हैविंग म्युनिसिपैलिटीज एक्ट जिसके अंदर म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन तीनों को लेकर की जाने वाली सारी कार्रवाई सब इसमें लिखी होती। अगर आप कोई रादर देन एटीपी, रादर देन सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आई विल श्योरली बोलती थी मैं आपको कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, एमएलएस कैसे चूज किए जाते हैं, कितने वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड कैसे डिसाइड होता है, ये सब चीजें भी पता करना जरूरी होता है एक्ट में जो सेक्शन नंबर ऑलमोस्ट 9 के आगे दिया है। बट अगर आप एज अ प्लानर ये एग्जाम दे रहे हो तो आपको पहले 8 सेक्शंस, फिर उधर आगे जाके म्युनिसिपल फंड बोलकर है व्हाट इज द वर्क ऑफ द 42 के आगे है कि 42 या 45 के आगे म्युनिसिपैलिटीज की वर्किंग, म्युनिसिपैलिटीज कैसे वर्क करती है, कौन से चीजों में डील करती है, ये सब चीजें दी है। अगर आप दूसरे किसी प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले 30 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप एटीपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले 4-5 सेक्शंस और बाद में पीछे के जो सेक्शंस है वो सब करना जरूरी है। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है। सो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है कि ऑब्वियसली हर एक्ट अपन ने देखा तो चैप्टर नंबर 1 में 2 सेक्शंस रहते हैं 1 एंड 2। सेक्शन नंबर 1 इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि उसका टाइटल क्या है और वो किस एरिया के लिए लगता है, और सेक्शन नंबर 2 इज डेफिनेशन। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं इस चीज को भी आज ले रही हूँ। सो शॉर्ट नोट्स में क्या है कि ये कौन सा एक्ट है, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009, और ये किस जगह को अप्लीकेबल है, इट इज अप्लीकेबल टू होल स्टेट ऑफ राजस्थान एक्सक्लूडिंग द कैंटोनमेंट एरिया। मुझे बताओ एक्सक्लूडिंग द कैंटोनमेंट एरिया क्यों आया होगा, क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया ये सेंट्रल अथॉरिटी है, दे हैव देयर ओन अथॉरिटी टू लुक टुवर्ड्स देम। सो कैंटोनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी सब जगह पर म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 लगता है। आई होप क्यों एक्सक्लूड किया है ये आपको समझ गया है। ठीक है, फिर अब इसके अंदर डेफिनेशंस है तो कुछ डेफिनेशंस ऐसी है कि जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसमें एक है बायोमेडिकल वेस्ट। व्हाट इज मेंट बाय बायोमेडिकल वेस्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट डील्स विद बायोमेडिकल वेस्ट। ये क्वेश्चन पक्का आपको पेपर में आ सकता है। सो बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि जहां पे मैडम इसके अंदर क्या काम आया होगा बायोमेडिकल वेस्ट का, तो व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, तो उसके अंदर आया होगा कि दे आर गोइंग टू डील विद द बायोमेडिकल वेस्ट। कैसे याद रखोगे, बायो मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग और एनिमल और उससे रिलेटेड चीजें। ठीक है, सो ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, इंसिनरेशन ऑफ एश, केमिकल वेस्ट, ये सब चीजें बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर इंक्लूड होती है। ये क्वेश्चन आएगा, ये डेफिनेशन आपको मार्क करनी है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास जो मैंने पीडीएफ बनाकर दी थी वो, और उसके साथ साथ ये वाली पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ साथ में रखो, आपको बहुत इजीली ये एक्ट समझेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, बाकी तो ये बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डर्स क्या होता है, ये सब चीजें पता है। सिर्फ यहाँ पर ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये अभी नहीं समझाना चाहूंगी। चेयरमैन कौन होता है, चीफ चेयरमैन कौन होता है। अगर आप अपनी पीडीएफ देखोगे तो एक सामने में मैंने चार्ट बनाकर दिया है आपको, म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका चेयरपर्सन कौन है, उसका चीफ चेयरपर्सन कौन है और उसका मेंबर्स कौन है।
सो अपन उस चार्ट के फॉर्मेट में ही याद रखेंगे। मैं जैसे ही नीचे वाला सेक्शन अपन पहले लेंगे, फिर अपन इस चीज पे आते हैं, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता है कि म्युनिसिपल बोर्ड कौन है, म्युनिसिपल काउंसिल कौन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन है। अभी आपको ये पता ही नहीं है कि ये बनता कैसे है। इसीलिए ये दो जो डेफिनेशन है, इस पे अपन लास्ट में आएंगे। नेक्स्ट इज डेंजरस डिसीज। सो डेंजरस डिसीज में कौन सा डिसीज है वो देख के रखो, और उसके बाद एनी अदर एपिडेमिक, मतलब जैसे कोरोना वगैरह आया था, सो वो एपिडेमिक। नेक्स्ट जहां पे आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है वो है हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट कौन सा वेस्ट है कि जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो वेस्ट का कैटेगराइज हजार्डस वेस्ट किया गया है, दैट इज टर्म्ड एज हजार्डस वेस्ट। उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज, अपन ये सेक्शन अगले सेक्शन में देखते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज कैसे फॉर्म होती है, और हु इज द चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन एंड देन मेंबर्स ऑफ दैट अथॉरिटी। ठीक है, और तो कोई डेफिनेशंस ऐसी नहीं है कि जो आपको डिटेल में पढ़ने लायक है। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है उसके अंदर आर्टिकल 243I read with the article 243Y में दिया है कि every state should have their state finance commission। आपको यहाँ याद रखने जैसी चीज है 243I एंड आर्टिकल 243Y। ठीक है, अब देखिए हम यहां से अपना ओरिजिनल एक्ट चालू करते हैं। जो वर्डिंग है दैट इज ट्रांजिशनल एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया एंड लार्जर अर्बन एरिया। अब किसी प्लेस को, किसी जगह को, कौन से जगह को हम ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं, किसको हम स्मॉल अर्बन एरिया बोलते हैं और किसको लार्ज अर्बन एरिया बोलते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन के 243Q में जैसे दिया गया है ट्रांजिशनल एरिया। अब देखिए हम ट्रांजिशनल एरिया की पहले नेक्स्ट सेक्शन से डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर से हम इधर आएंगे। ठीक है, जो है सेक्शन नंबर 5 दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से सुनिए, फॉर एवरी ट्रांजिशनल एरिया, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशनल एरिया? अगर ऐसा एरिया कि फॉर एग्जाम्पल एक अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है, और इसके बीच की जो फ्रिंज एरिया है, जो एक गांव है, ना कि वो अर्बन एरिया में आता है और ना ही वो रूरल एरिया में, अर्बन एरिया से इन्फ्लुएंस्ड हो गया है वो, दैट इज द ट्रांजिशनल एरिया। वो ट्रांजिशनल एरिया अब विलेज से बड़ा होके एक मिडिल स्टेज बन चुका है, दैट इज द ट्रांजिशनल एरिया। ऐसे ट्रांजिशनल एरिया पे जो भी बॉडी बनती है उसको हम कहते हैं म्युनिसिपल बोर्ड। समझ में आया कि ट्रांजिशनल एरिया अगर कोई है तो वहां पर बनता है म्युनिसिपल बोर्ड। परपेचुअल सक्सेशन ऑन अ कॉमन सील एंड सू टू इनकॉर्पोरेट द नेम, मतलब वो ठीक है कि हमेशा ये कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। मतलब भाई एक बार ट्रांजिशनल एरिया बना और फिर वो हर साल उसको आपको एक म्युनिसिपल बोर्ड का दर्जा देना पड़ेगा और एक कॉमन सील रहना चाहिए उनका, और सो ये ठीक है। बट ट्रांजिशनल एरिया जो है वहां पर क्या बनता है? म्युनिसिपल बोर्ड बनता है। ठीक है, नगर निगम। फिर जब हम म्युनिसिपल काउंसिल एक स्मॉलर अर्बन एरिया, मतलब डायरेक्टली आप लार्जर अर्बन एरिया में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसा नहीं, बट उससे ही जो भी मिडल टाउन्स है, दैट इज टर्म्ड एज द स्मॉलर अर्बन एरिया, और वहां पर रहता है म्युनिसिपल काउंसिल। और जैसे बड़ा हो गया अर्बन एरिया, लार्जर अर्बन एरिया हो गया, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां पर बनता है।
लार्जर अर्बन एरिया के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या पढ़ाया। ट्रांजिशनल एरिया है तो वहां म्युनिसिपल बोर्ड बनता है, स्मॉलर अर्बन एरिया है तो वहां म्युनिसिपल काउंसिल बनती है, और अगर लार्जर अर्बन एरिया है तो वो फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कन्वर्ट होती है। अब शायद आपको समझा होगा, वापस आएंगे अपन सेक्शन नंबर 5 पे, कि कौन सी जगह पर क्या बनता है, ये किससे डिसाइड होता है। सो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ये जो कोई ट्रांजिशनल स्मॉलर या लार्जर अर्बन एरिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से सेक्शंस के अंडर दिया है। तो आंसर इज 243 क्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए हम ऊपर वाले सेक्शंस पे जाते हैं, सॉरी ऊपर वाले डेफिनेशन पे जाते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि ये हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर म्युनिसिपल बोर्ड बना दिया। अब मैंने यहाँ पर म्युनिसिपल बोर्ड बना दिया। मेरा पेन नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने म्युनिसिपल बोर्ड बना दिया। म्युनिसिपल बोर्ड का हेड चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरमैन नाम रहेगा। म्युनिसिपल काउंसिल का हेड कौन रहेगा? प्रेसिडेंट रहेगा। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन रहेगा? मेयर रहेगा। सो ये हो गया। अब देखिए मैंने जो आपको जो चार्ट दिया है वो चार्ट देखिए, वो चार्ट देखिए, उसमें एक चार्ट बनाकर दिया है कि म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हु इज द चेयरपर्सन? चेयरमैन, प्रेसिडेंट और मेयर। सिर फिर नेक्स्ट टर्म आती है, ये हो गया हेड। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ये कौन है? कमिश्नर, कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और फिर बोर्ड मेंबर लास्ट में होते हैं। सर ये कंस्टिट्यूट करके एक म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये तीनों को मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको कि म्युनिसिपल बोर्ड कौन है, म्युनिसिपल काउंसिल कौन है, म्युनिसिपैलिटी सॉरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन है, उनका हेड कौन है, ये कौन से मतलब कौन से हेड के अंडर दिया है, ये सब चीजें क्लियर हुई है क्या? ऑल क्लियर? इस पॉइंट तक क्लियर है? देखिए हमने बनाया था म्युनिसिपल बोर्ड, चेयरपर्सन इज चेयरमैन, प्रेसिडेंट, मेयर, सॉरी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कमिश्नर, कमिश्नर, म्युनिसिपल बोर्ड, सॉरी, काउंसलर और कॉर्पोरेटर। ये सेक्शन आपको क्लियर है, आई होप। ओके, ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। देखो अब देखिए ये वाले सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आने के मतलब क्वेश्चंस भी बन सकते हैं यहाँ पर बहुत। और मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल में समझाऊंगी, और वो सिंपल से एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक दादाजी है, ठीक है, एक दादाजी है, एक दादाजी हैं और उनके दो बच्चे हैं, ए और बी। अब देखिए हम पूरा सब कुछ ये एक पर्सन है हेड, जो स्टेट गवर्नमेंट बोल के डिसाइड होगा, और ये दो उनके बच्चे हो गए, ए और बी। अब देखिए कितना इजी हो चुका है। देखिए फर्स्ट पॉइंट
कि एनी लोकल अथॉरिटी इज डिक्लेयर्ड और इंक्लूडेड इन अ म्युनिसिपैलिटीज। मतलब क्या है कि अभी तक भैया ये सबका कुछ नहीं था। ये लोग इतने बड़े ही नहीं बने थे, छोटे छोटे बच्चे थे। बट जब आपकी शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और आप एक बड़े हो चुके हैं, सो आपको डिक्लेयर कर दिया गया है नाउ ही इज अडल्ट एंड नाउ ही इज अ पर्सन हु कैन टेक दी जिम्मेदारी। ठीक है, सो ये म्युनिसिपैलिटी को डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, डिक्लेयर इट एज अ म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 क्या है, देखिए, एनी लोकल अथॉरिटी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी। मतलब कि अगर अगर कोई एक आधी जगह है, कोई एक आधी जगह है, मतलब एक पर्सन है, उसके अंदर का एक लड़के को बोला नहीं तुम हमारे फैमिली का मेंबर नहीं हो सकते हो, तुमने ये ऐसा ऐसा काम किया है, नो यू कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी मतलब एक्सक्लूड कर दिया गया है उनको फैमिली में से। सो एनी लोकल अथॉरिटी इज डिक्लेयर्ड और इंक्लूडेड इन द म्युनिसिपैलिटीज, और से उस लोकल एरिया को निकाल दिया गया, या the limits of municipalities are otherwise altered by amalgamation of 2 or more municipalities। मतलब क्या कि दो दो बच्चों को एक साथ रहने को कहा गया है, या फिर झगड़ा हो गया इसीलिए उनको स्प्लिट अप कर दिया। क्या किस चीज में, देखिए कॉमन सेंस है, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे हम कि एक आधे पर्सन को वो इंपॉर्टेंस देने में आया कि भैया अब तुम मैच्योर हो चुके हो, नाउ यू आर अ मैच्योर्ड पर्सन, सो वो इस पर्सन को डिक्लेयर किया गया है एज अ म्युनिसिपैलिटीज। या फिर छोटे छोटे जो कुछ थे वो उसमें मर्ज किया। ठीक है, नेक्स्ट केस इज उस पर्सन के फैमिली में से एक आधे पर्सन को बाहर निकाल दिया गया है, दैट इज एक्सक्लूडेड। या फिर ये दोनों भाइयों को साथ में रहने कहा है, या फिर इन दोनों भाइयों को अलग अलग रहने कहा है, सो मर्जर और स्प्लिट। अब देखिए जो नीचे के सेक्शन में लिखा है वो क्या लिखा है कि ऐसे अगर केसेस हुए तो भैया हमने क्या करना। अब अगर एक आधे पर्सन को तुम मैच्योर हो चुके हो ऐसा अगर कहने आए, तो फर्स्ट केस क्या हो जाती है, सपोज हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या हो जाती है कि भैया बताओ तुम में से इस फैमिली को हेड कौन करेगा। सो ये सब डिसाइड कौन करेगा कि जैसे ही वो मैच्योर्ड लेवल पे आ गए वो ग्रुप ऑफ पीपल, we will take the election within a 6 month and then we will appoint the head of the department, head of the family, right? So ये कॉमन सेंस है कि भैया जब भी तुम मैच्योर्ड लेवल पे आ जाओ, जब भी तुम म्युनिसिपैलिटी बोल के डिक्लेयर्ड हो जाओ, तो वहां से 6 महीने के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे और फिर तुम्हें वहां का चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन या मेंबर्स कौन है वो डिसाइड कर दिया जाएगा। सो ये आपको याद रखना है कितने टाइम लिमिट में करना है, 6 मंथ के अंदर फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट। अब देखिए व्हाट इज अपॉइंटमेंट डेट। अपॉइंटेड डेट मींस द डे फ्रॉम विच द चेंज हैज बीन ऑकर्ड। मतलब जिस दिन ये डिक्लेयर हो गया कि भैया ये बड़ा हो चुका है और अब इसे एक खुद का अपना म्युनिसिपैलिटी बनना चाहिए, सो उस दिन से लेके तो 6 महीने तक आपने क्या करना चाहिए, विद इन 6 मंथ ये इलेक्शंस कंडक्ट कर लेना चाहिए और जो कुछ भी है भैया तुम डिसाइड कर लो। ठीक है, एनी लोकल अथॉरिटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटीज, तो इस केस में क्या होना चाहिए, द मेंबर हु इज इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द एरिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटीज शैल बी रिमूव्ड। अब अगर वो मतलब वो एरिया, वो इंसान ही उस फैमिली से निकल चुका है, तो वहां के मेंबर्स को भी बाहर निकाल दो, कोई पॉइंट ही नहीं है उन मेंबर्स को अपने साथ रखने में, सो मेंबर्स आर रिमूव्ड। ठीक है,
मतलब वहां का जो भी बोर्ड मेंबर होगा उसे आप रिमूव कर दो। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सी। सी कौन सा केस था अपना? सी कौन सा केस है कि भैया दो अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक में आ चुकी है या फिर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में क्या कर सकते हैं कि अगर जब दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक में आ चुकी है, इन दैट केस म्युनिसिपैलिटीज विच अनदर municipalities amalgamated, मतलब merging. The chairman, vice chairmen and the members of the another municipality shall be deemed to be the member of municipality. मतलब क्या कि अब एक बड़ा भाई था, ठीक है, और छोटा भाई, इन्होंने सोचा हम मिलके रहते हैं, मर्जर हो गया, अमालगमेशन हो गया। अब इन केस में क्या होगा? कौन बनेगा भैया? वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, मेंबर्स कौन बनेंगे? क्योंकि इन दोनों के पास दो चेयरमैन है, इन दोनों के पास दो वॉइस, क्योंकि अब मर्जर हो गया ना। तो क्या करना है भैया? जो भी कोई बड़ा है, अभी बड़ा भाई जो है, अभी तो चेयरमैन वही रहेगा, वॉइस चेयरमैन भी उनका ही रहेगा, और ये जो बाकी के लोग इनमें मर्ज हुए ये सब मेंबर बोल के एक्ट करेंगे, और फिर 6 महीने बाद अपन इलेक्शन जब लेंगे तब फिर एक नया बनेगा। क्लियर है एकदम? बहुत इजी है। नेक्स्ट, द मेंबर रिप्रेजेंट्स द एरिया इंक्लूडेड इन न्यूली कंस्टिट्यूटेड शैल बी डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द न्यू म्युनिसिपैलिटीज। कि अगर तुम मर्ज हो रहे हो तो न्यू म्युनिसिपैलिटीज में मेंबर्स बोल के रहो, जब हम इलेक्शंस लेंगे फिर अपन अपना नया डिसाइड करेंगे। और सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 4 में क्या दिया है कि अगर एक आधा म्युनिसिपल, मतलब वो दादाजी को ऐसे लगा कि भाई ये लड़का मेरा कुछ लायक नहीं है, मैं इसको मेरे फैमिली से बेदखल कर रहा हूं, बेदखल कर दिया ना तुमने, तो कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब वो डिसॉल्व हो गई। अब उसके मेंबर्स भी नॉर्मल मेंबर्स हो गए, सब कुछ चले गए। इन शॉर्ट क्या हुआ कि अगर म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपल बोर्ड का दर्जा देने में आया था या म्युनिसिपल काउंसिल का दर्जा देने आया था, और एकदम से द स्टेट दादाजी को ऐसे लगने लगा कि ये पर्सन मेरे घर के लायक नहीं है, अब इसको बेदखल कर देते हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाती है। मेंबर्स कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जाएंगे जिधर जाना है उधर जाना है, डिसॉल्व हो गई ना। नाउ वी शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। सो दैट इज व्हाट द सब क्लॉज 4। आई होप यहाँ पर किसी को भी कुछ भी इशू ना हो, बिकॉज बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए फिर से और ज्यादा कॉमन सेंस की चीजें सुनिए। जब भी कोई भी म्युनिसिपैलिटीज एक मर्ज होती है या न्यूली फॉर्म्ड होती है, फॉर एवरी म्युनिसिपैलिटीज लोकल लिमिट के अंदर खुद के कॉस्ट से एक बाउंड्री मार्क कीजिए, सब कुछ कीजिए, और तुम्हें किसको अपॉइंट, मतलब किसको सब कुछ बताना है? कलेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। दादाजी को नहीं, दादाजी ने एक किसी को अपॉइंट किया हुआ है, कलेक्टर या फिर एक आधे पर्सन को, उसको तुम्हें बताना है भाई हम मर्ज हो रहे हैं, हम अलग अलग हो रहे हैं, हमारी बाउंड्री ये हो गई है, वो हो गई है, वो। ठीक है, अब देखिए, when any local area chooses to be a municipality, the municipality established shall choose to exit and the balance of the municipal funds and other properties। देखिए कितना कॉमन सेंस है कि एक पर्सन को बेदखल कर दिया तुमने अपने फैमिली से, फिर अब उसकी प्रॉपर्टी का क्या? उसकी प्रॉपर्टी और फंड्स ये पूरे दादाजी के पास चले जाएगी, और दादाजी वो जो फंड है उसके फैमिली में इन्वेस्ट करेगी। उसको तुमने बेदखल कर दिया ना, बट उसके फंड्स पड़े अभी तक, और उसकी बेचारी फैमिली भी पड़ी है, तो वो दादाजी क्या करेंगे? वो फैमिली को इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट विल स्पेंड द मनी फॉर द पीपल इन दैट एरिया। क्लियर है? एकदम क्लियर है, बहुत कॉमन सेंस है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When any local area chooses to be a municipality is included within the local limit of jurisdiction of some other locality, अब क्या होगा?
जैसे छोटा भाई है बी, वो बड़े ए में मर्ज हो गया, भैया अपन दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, अब मर्ज हो गया, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई को जाएगी, दे विल टेक केयर ऑफ दैट। मर्जर किया है ना, अपन दोनों साथ में रहने का फैसला तूने ही लिया है ना, सो मर्ज हो जाएगा, अपने फंड्स भी मर्ज हो जाएंगे, उसके लोन्स भी मर्ज हो जाएंगे, सब कुछ मर्ज हो जाएंगे, दैट इज व्हाट द मर्जर इज। ठीक है, कॉमन सेंस। इस एग्जाम्पल को आप याद रखिए, तो सब चीजें अपने आप आंसर्स आती है, ये डे टू डे लाइफ में की चीजें हैं और वैसी ही हो रही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, when any local authority is excluded from the municipalities, then portion of municipal fund and the other property vested in the first mentioned municipalities, and in proportion state government will decide. For example, एक छोटा पूरे फैमिली में से एक ही छोटा बच्चा वो खराब निकल गया या फिर उसने कुछ गलत काम किया, तुम उसको निकाल दे रहे हो, तुमने उसको निकाला, बट अब तुम अगर उसको थोड़ा पोर्शन निकाल दे रहे हो तुम अपने पूरे फैमिली में से, तो उसका जो फंड है वो सबको, मतलब अगर 1 करोड़ हम सब 4 लोगों की प्रॉपर्टी थी, तो अपना हिस्सा था कि मैं वही सबसे बड़ी हूं तो मैं 40% लूंगी, ये 30, ये 10 और ये 10। सो इन द प्रोपोर्शनेट जो भी उसका एरिया आ रहा था, जो भी उसका फंड आ रहा था, उसको दे दो, उसको जाने दो। क्लियर, कॉमन सेंस। ठीक है, चलो अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछने लायक है फिर से। व्हेन अ ड्वेलिंग यूनिट और houses or a business is situated in the limit of 2 or more adjacent municipal area, मतलब क्या कि ऐसा कोई चीज हो गई है कि मतलब ये है एक फैमिली, ये है दूसरी फैमिली और ये है तुम्हारी दादी जी, ठीक है, विच इज अ कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए का कहना है ये मेरा पार्ट है, बी का कहना है ये मेरा पार्ट है। अब क्या करेंगे, अब दादाजी इज गोइंग टू डिसाइड कि ये जो छोटा पार्ट है वो किसका पार्ट है और किस में ये रहेगी। बागबान याद आया, क्या याद आया कि ये जो दादी जी है ये किसके पास रहेगी, ए के पास रहेगी या बी के पास रहेगी, दैट इज गोइंग टू डिसाइड बाय दिस दादाजी, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए ये जो पर्सन है, एक तो एक ए में जाएगा या बी में जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, दादाजी, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन क्या आएगा, इफ देयर सम बिल्डिंग्स आर ऑन द बॉर्डर ऑफ both the municipalities or 2 or more municipalities, who is going to decide कि that building or that industry is a part of which one? ऑप्शन आपको ऐसा रह सकता है कि जो बड़ा है उसका पार्ट रहेगा, जो छोटा है उसका पार्ट रहेगा, या फिर वो खुद इंडस्ट्री सोच सकती है कि मुझे किधर जाना है, नहीं, दादाजी सोचेंगे। सो स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड कि ये किसका पार्ट रहना चाहिए। और ये फॉर एग्जाम्पल कॉमन हो गया कि अगर तुम जिस पर्सन का पार्ट रहोगे वहां के बायलॉज, वहां के रेगुलेशंस आपको लग जाएंगे। बागबान याद आया, क्या है उसके अंदर कि वो पर्सन जिस किसी घर में जाता है, वो अमिताभ बच्चन जिस किसी घर में जाता है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करने पड़ते हैं, दैट इज वेरी कॉमन सेंस। ठीक है, यही लिखा है, ऑल द रूल्स एंड बायलॉज मेड बाय द पर्सन दैट हैज टू बी एप्लीकेबल टू फॉर दैट। क्लियर है। अब देखिए, व्हेन द एरिया कंप्राइजेड इन अ विलेज इज स्पेसिफाइड एज when any area is excluded from the village and included in the municipal area, then क्या होगा, मतलब क्या, अब फिर से केस बन चुकी है। देखिए, अब फिर से केसेस बन चुकी है कि अगर एक आधा विलेज को लेकर बात हो रही है, अगर एक आधा विलेज को लेकर बात हो रही है कि भैया वो विलेज का एक छोटा सा पार्ट लेकर आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल में डाल दिया, तो इन केस में क्या क्या चीज होती है, एक तो द एरिया शॉल बी चीजेस टू बी अ विलेज, अब वो कोई विलेज नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब नेक्स्ट क्या है, म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर्ड फॉर सच एरिया शॉल एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन ओवर द एरिया एंड पंचायत एस्टैब्लिश
और वहां के जो सरपंच होकर जो है वो अब नॉर्मल मेंबर बन जाएंगे, और जब भी इलेक्शंस होगा फिर डिसाइड होगा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मेंबर्स कौन है। फिर फिर क्या पॉइंट दिया हुआ है कि liabilities and assessed against the panchayat so declared be a municipality or in case where only a part of whole village is to be included such portion of municipal। अब क्या होता है भैया, ये ना ए और बी पर्सन थे, और बी में क्या दो चार लोग बोले कि हमको ना ए के साथ मर्ज होना है, हम मतलब डिक्लेयर किया दादाजी ने कि तुम दो बच्चे ये ए के साथ रहो, ठीक है। भैया ए बोलेगा तू तेरे फंड्स भी लेकर आ, ऐसे कैसे अकेला आ गया, मैं भी तो कितना पोसूंगा ना तुझे, तू अपने फंड्स भी लेकर आ। वो उसके प्रपोर्शन में फंड्स भी लेकर आएगा। अरे फंड्स लाएगा तो साथ साथ में लाइबिलिटीज भी तो लाएगा, लोन वोन रहा उसके सर पे तो वो भी तो लेकर आएगा। सो दैट इज व्हाट विच इज वेरी कॉमन सेंस। और एक बार कोई भी विलेज अगर ट्रांजिशन एरिया में आ गया या स्मॉलर अर्बन एरिया में आ गया, तो अब उसको पंचायत राज लगेगा ही नहीं, क्योंकि अब म्युनिसिपैलिटीज एक्ट लगेगा। जब तक आप विलेज होते हो तब तक आपको पंचायती राज एक्ट लगता है, बट विलेज एक बार बड़ा बन गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गया या फिर स्मॉलर एरिया बन गया, तो अब उसको राजस्थान पंचायती राज एक्ट नहीं लगेगा, विच इज वेरी कॉमन सेंस। ठीक है, यहां तक समझाएं, यहां तक समझाएं। अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 5 क्या था। अब सेक्शन नंबर 4 देखिए कि क्या है। पावर टू एग्जाम द म्युनिसिपल बोर्ड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब क्या है कि भैया एक आधी जगह है, एक आधा पर्सन है, और वो म्युनिसिपल मतलब वो दादाजी ने क्या कहा कि भैया आप लोग मुझे हर मंथ में ना रिपोर्ट दो कि भैया कि तुम कितना पैसा कमाते हो, हर मंथ में रिपोर्ट दो। ठीक है, वो ए वाले के घर में वो अकेला कमा रहा है और सब बच्चे 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 हैं, वो बोलेगा हर वक्त क्या रिपोर्ट दूं, मैं हमेशा क्या रिपोर्ट दूं कि मैं कौन हूं या क्या हूं या कैसे। सो रादर देन दैट आप मुझे एक्सपेंसेस बोलो, मैं आपको वो रिपोर्ट दूंगा। तो ये क्या होता है कि कोई भी म्युनिसिपैलिटीज में अगर मैंने ऑल ओवर राजस्थान एक रिपोर्ट मंगाई कि इस साल कौन से गांव में कितने कितने टूरिज्म आए हैं, इसकी रिपोर्ट भेजी। कुछ कुछ स्मॉलर ट्रांजिशन स्टेट ऐसे हैं जहां पे टूरिस्ट जाते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। सो वो बोलेंगे हम क्या हमेशा यही रिपोर्ट सबमिट करें क्या कि हमारे यहाँ कोई नहीं आता है, हमारे यहाँ कोई नहीं आता है, हमारे यहाँ टूरिस्ट ही नहीं है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि उन्हें कह सकते हो कि तुम इसके अलावा कुछ और एक आधी रिपोर्ट का नाम दे दो कि ये रिपोर्ट सबमिट करो। सो पावर टू एग्जम्प्ट म्युनिसिपल बोर्ड फ्रॉम एनी ऑपरेशन। ये क्या हो गया, म्युनिसिपल बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड को कोई रूल्स करने से कोई मतलब एग्जम्प्ट करना ऑपरेशन वो खुद बताएंगे। सो दिस इज व्हाट द सेक्शन नंबर 4 और फिर 5 हमने देखा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली हम जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर चालू हो चुका है इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन किधर बैठेगा, वार्ड कैसे डिटरमाइन होता है, मर्जर कैसे होता है, इलेक्शन लोगे, इलेक्शन में लोगों का झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे, इलेक्शन में अगर मतलब फॉल्स डिक्लेरेशन हुआ तो क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रल ऑफिसर आएगा, ये होगा वो होगा, विच इज नॉट एट मतलब एटीपी के पर्सन को ये सब चीजें पता होना एज सच कोई जरूरी नहीं है। अब मुझे बताइए यहां तक समझा के, सो दैट वी कैन मूव अ लेटर। मैं सेक्शन नंबर 45 पे जाऊंगी, कोर फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, बट यहां तक टॉपिक समझा है क्या पहले वो आप मुझे बताओगे। यहां तक टॉपिक क्लियर है क्या, आप मुझे बताओगे, फिर हम आगे जाएंगे। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। एक बार अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि मर्जर हुआ तो क्या होता, अलग हुए तो क्या होता, छोटा सा पोर्शन बाहर निकाल दिए तो क्या होता, मिक्स किए तो क्या होता,
एक सिंपल सा एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए, और डे टू डे लाइफ में अगर ऐसा हुआ तो क्या होता, तो भैया ऐसा ऐसा ही करते हैं हम। और ये मतलब फैमिली से लेकर अगर आप याद रखोगे तो बहुत इजी रहेगा। चलो चलते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 45, बाय हार्ट करना है आपको। द कोर फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल बोर्ड या जो कुछ भी है। अब देखिए कोई भी म्युनिसिपैलिटी के क्या फंक्शंस होते हैं, मैं आपको बताती हूँ ये चीज कैसे याद रखनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ छोटी छोटी चीजें इज द वर्क ऑफ म्युनिसिपल वर्क। आप अगर देखते होगे, आप जिस किसी एरिया में रहते हो, जोधपुर में रहते हो, जयपुर में रहते हो, छोटे कोई शहर में रहते हो, रिलेट कीजिए वहां की म्युनिसिपैलिटी क्या करती है। आप जब मॉर्निंग में उठते हो, वो रास्ता झाड़ने वाले लोग भी खुद बोलेंगे हम म्युनिसिपैलिटी से आए हैं। वो आपके यहाँ का सीवर क्लीनिंग वाले लोग कहते हैं म्युनिसिपैलिटी से आए हैं। लाइटिंग लगाना, फायर वर्क करना, कहीं से बास आ रही है, कोई कोई एक आधे प्लॉट में बहुत ज्यादा मच्छर हो चुके